नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के अगले लेक्चर में। बच्चों, आज हम आपको कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति और समावयवता के बारे में बताएंगे। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी प्रश्नावली के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं उनका हल आपको कराएंगे। आज आप तैयार होंगे? कल के लेक्चर में हम आपको बताया था आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में। आशा है आपको आईयूपीएसी पद्धति पूरी तरह से आ गई होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एल्किल हैलाइड में समावयवता। एल्किल हैलाइड में समावयवता से पूर्व हम आपको कक्षा 11 में ले चलते हैं। कक्षा 11 में आपको समावयवता पढ़ाई थी। क्या होती है समावयवता? वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं। समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता, दूसरी त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को पुनः 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहली होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी स्थान समावयवता, तीसरी क्रियात्मक समावयवता, चौथी होती है मध्यावयवता और पांचवी होती है इसमें चलावयवता। त्रिविम समावयवता को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली होती है प्रकाशिक समावयवता और दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। एल्किल हैलाइड की समावयवता की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड की जो समावयवता होती है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है स्थान समावयवता, यह जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दूसरी जो एल्किल हैलाइड समावयवता प्रदर्शित करते हैं वो कौन सी करते हैं? वो करते हैं श्रृंखला समावयवता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चेन आइसोमेरिज्म। तीसरे प्रकार की समावयवता को क्या कहा जाता है? इसमें प्रकाशिक समावयवता, जो एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। क्या होती है स्थान समावयवता? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, कार्बन की श्रृंखला समान, परंतु कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ अभिक्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो जाता है, वो स्थान समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को स्थान समावयवता कहते हैं। ये कार्बन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आपके पास मान के चलिए एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। ये एग्जाम्पल आपके पास, और इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए इसमें 3 कार्बन की चेन है, 1, 2 और 3। ये 3 कार्बन की चेन है और इन 3 कार्बन की चेन में जो Cl लग रहा है वो कौन से स्थान पर लग रहा है? यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर। तो Cl की पोजीशन 1 है तो इसका नाम हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल में। तो अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें भी चेन कितनी की है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। जो Cl है वो कौन से कार्बन पर लग रहा है? इसमें दूसरे पर। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2-क्लोरो। अब देखिए दोनों को गौर करके देखिए, यहाँ पर भी 3 की चेन है और यहाँ पर भी 3 की चेन है, लेकिन Cl का स्थान यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पर है और Cl का स्थान यहाँ पर कितने पर है? 2 नंबर पोजीशन पर है। तो ये हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन और ये क्या हो गया? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से Cl का स्थान दोनों ही श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न है, तो इसको क्या कहेंगे? स्थान समावयवता कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए हमारे पास पेंटेन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्लोरीन का जो क्लोरोपेंटेन में क्लोरीन जो पहले नंबर पोजीशन पर है, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, राइट। और जो Cl जो लग रहा है, ये Cl कौन से पर लग रहा है? पहले पर। तो क्लोरोपेंटेन में यदि हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो क्या बन जाएगा? 1-क्लोरोपेंटेन। और क्लोरीन की पोजीशन कौन सी स्थिति पर है आपके पास? 1 पर। अब हम क्या है, क्लोरीन की स्थिति को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने पर हमने इसको कहाँ लगा लिया? 2 पर लगा लिया। तो 1 2 3 4 5, तो क्या बन जाएगा? 2-क्लोरोपेंटेन। इस प्रकार हम और भी एग्जाम्पल 3-क्लोरोपेंटेन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो स्थान समावयवता होती है उसमें जो हैलोजन समूह है उसका स्थान क्या हो जाता है? कार्बन श्रृंखला में परिवर्तित। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, कार्बन की श्रृंखला बराबर रहेगी। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन की है तो यहाँ पर भी 5 कार्बन की ही रहेगी। तीसरा एग्जाम्पल बनाएंगे 5 कार्बन का, वो 5 की रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी में कार्बन की श्रृंखला बदल जाए। तो स्थान समावयवता में कार्बन की श्रृंखला समान रहती है और जो हैलोजन समूह है उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं।
देखिए इसमें देखिए क्लोरीन पहले और दूसरे नंबर पर लग रही है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का एग्जांपल है, जिसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। अब यदि हम क्लोरीन के स्थान को यहां से बदल के हम कहाँ ले जाएं, अपोजिट, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसका क्या होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये भी स्थान समावयवता का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से स्थान समावयवी वे होते हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला समान होती है और हैलोजन परमाणु का स्थान कार्बन श्रृंखला में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। श्रृंखला समावयवता क्या होती है? श्रृंखला समावयवता वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अभिक्रियात्मक समूह भी समान होते हैं, परंतु कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। ये क्या होता है, ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है कि मान के चलिए आपके पास 5 कार्बन है, तो आपके पास 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, कभी 4 कार्बन की बन जाएगी, कभी 3 कार्बन की बन जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए आपके पास चेन कितनी के, 1 2 3 4 5, और Br कौन से नंबर पर, 1 पर लग रहा है, तो क्या नाम बना है इसका, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो इसमें आप गौर कीजिए कितने की कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, इसको गौर से देखिए। इसमें 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और 5वां कार्बन एक CH3 के रूप में यहाँ पे आ गया, और Br अपने उसी पोजीशन पर है जो पहली पोजीशन पर है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 पर ब्रोमो लग रहा है, 2 पर मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। और इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, 2 पर क्या लग रहा है, मिथाइल, और 2 पर क्या लग रहा है, मिथाइल, तो 2 बार मिथाइल लग रहा है, और 1 पर क्या लग रहा है, ब्रोमो लग रहा है। तो इस प्रकार क्या है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इस तरह से श्रृंखला समावयवता में कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। और अभिक्रियात्मक समूह का स्थान एज इट इज है। सब देखिए ब्रोमीन पहली स्थिति में ही है, यहाँ पर 5 की चेन है, यहाँ पर 4 की चेन है, और यहाँ पर 3 की चेन है। तो इस तरह से चेन आइसोमेरिज्म को भी एल्किल हैलाइड शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगली बात करते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता किन यौगिकों में पाई जाती है? तो देखिए जरा ऊपर इस फिगर को देखिए। पहले इस फिगर में ये मिरर है और इसके सामने आपने ई लिख दिया, तो आप जब मिरर में देखेंगे तो इसकी फिगर इस तरह से चमकेगी या नहीं चमकेगी? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक इमेज की दूसरी मिरर इमेज प्राप्त कर लेते हैं तो वहां पर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होगी। अब ये होगी किसमें? ये प्रदर्शित होगी उन यौगिकों में जिसमें असममित कार्बन परमाणु होता है। असममित कार्बन परमाणु होता क्या है? असममित कार्बन परमाणु होता है एक ऐसा कार्बन परमाणु जिससे कि 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए इसको, ये कार्बन परमाणु है, इससे एक ग्रुप, दूसरा डिफरेंट ग्रुप, तीसरा एक और डिफरेंट ग्रुप, और चौथा भी डिफरेंट ग्रुप, यानी चारों ग्रुप देखिए गौर से, चारों क्या है, डिफरेंट है ना। तो एक ऐसा कार्बन परमाणु जिससे जुड़े हुए चारों समूह भिन्न भिन्न हों, ऐसा कार्बन परमाणु क्या कहलाता है? असममित या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। वे सभी यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वे क्या करते हैं? वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। क्या एल्किल हैलाइड इसको प्रदर्शित करते हैं? निश्चित रूप से एल्किल हैलाइड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब आपको दोबारा से देखिए, ये जो फिगर है इसमें आपको दिखाया है सममित और असममित में अंतर कैसे करेंगे। देखिए इस वाली फिगर को देखिए, इस फिगर में ये जो ग्रुप जुड़ रहा है इससे, और ये ग्रुप जुड़ रहा है, ये ग्रुप जुड़ रहा है, और ये चारों ग्रुप एक से हैं, आपको 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया। तो ये सममित है, यानी ये यौगिक जो बनाएगा वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, नेवर, क्योंकि ये सममित है, इसमें चारों ग्रुप एक से जुड़े हुए हैं। अब इसको देखिए, अभी जो बताया था, ये जो कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो अंतर आपको समझ में आ रहा है कि जब चारों ग्रुप सेम होते हैं या 2 सेम होते हैं तो वहां पर क्या होता है? सममित होता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहाँ चारों ही अलग हैं तो असममित है। और जरा क्लियर कर लें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल रखा हुआ है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है इसमें ऊपर की तरफ ग्रुप जो है रेड कलर से आपको शो कर रखा है, एक ग्रुप ही लग रहा है, दूसरा येलो कलर वाला ग्रुप लग रहा है।
तीसरा आपके पास लाइट जो ब्लू कलर का लग रहा है, और एक और चौथा लग रहा है ब्लू का। अब इसके सामने हमने मिरर रख दिया, तो जब मिरर में देखेंगे तो ऊपर वाला तो ऊपर ही दिखाई देगा ना, और जो इधर साइड का वो इधर दिखाई देगा। जो येलो वाला जो लेफ्ट साइड में वो कहाँ पहुंच जाएगा, राइट साइड में, और जो ब्लू वाला लेफ्ट साइड राइट साइड में वो कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट में। तो जब कंपाउंड की मिरर इमेज बन जाए तो हम कहते हैं कि वो असममित होता है, अनसिमेट्रिक होता है। और एल्किल हैलाइड में असममितता होती है, उसका एग्जाम्पल हम आपको लेंगे। मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये देखिए गौर से, ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, एक ग्रुप हो गया। दूसरा इससे CH3 जुड़ गया, दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा इस कार्बन से CH2 CH3 यानी एथिल ग्रुप जुड़ गया, तीसरा ग्रुप हो गया। चौथा इससे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। जब 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर क्लोरीन लग रही है। अब 2 नंबर पर क्लोरीन लग रही है तो क्या बन जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब क्या हुआ, अब इसके सामने हमने ये रख दिया दर्पण, ये क्या है आपके सामने मिरर। अब जब मिरर है तो आपने देखा ये ग्रुप जो इधर का यहाँ पर आ गया और पीछे वाला ग्रुप इसका यहाँ पहुंच गया। तो जब हम मिरर रखेंगे तो CH3 इधर आ जाएगा और ये ग्रुप इधर पहुंच जाएगा, यानी जो ये 3D स्ट्रक्चर, तो Cl की जो स्थिति आपको जो दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन में, ये आपकी चेंज हो जाएगी। कैसे बन जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। तो ये जो आपके पास जो ग्रुप है CH2 CH3 वो पहुंच गया इधर, CH3 वाला आ गया इधर, और जो सिमेट्रिक है इसकी जो Cl की है ये। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले ने इसको कहाँ घुमा दिया, इस वाले को दाईं तरफ घुमा दिया, और इस वाले ने कहें तो इसको बाईं तरफ घुमा दिया। अर्थात इनके जब हम नाम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेक्स्ट्रो 2 क्लोरोब्यूटेन, और इसका क्या लिखेंगे, लीवो 2 क्लोरोब्यूटेन। डेक्स्ट्रो माने दक्षिणावर्त और लीवो माने बायावर्त। यानी जब ध्रुवित प्रकाश की जो ध्रुवित प्रकाश इस तरह सा होता है कि उसमें यौगिक के जो समूह होते हैं उनको घुमाने की प्रवृत्ति है दक्षिणावर्त दिशा में। ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त करने की प्रकृति होती है यहाँ पर, और यहाँ पर वामावर्त करने की प्रकृति होती है। तो इस तरह से जो हमारे पास यौगिक होते हैं वो एल्किल हैलाइड प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के एक और टॉपिक की। ये टॉपिक क्या है आपका, कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति। कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति क्या है ये, एक्चुअली जो CX बॉन्ड जो होता है इसमें कार्बन में और हैलोजन में क्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट वाली शेल में आएंगे NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कार्बन पर देखा जाए तो S में 2 है, P में 2 है। यदि उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में देखें तो इसके पास कुल 4 ऑर्बिटल है, एक S का है और 3 P के हैं, कुल मिला के 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसके संकरण के लिए केवल 4 हमारे पास जो ऑर्बिटल्स उपस्थित होंगे, एक S का 3 P का। अब हैलोजन क्या है, हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि इसकी जो प्रकृति है इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रकृति वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। इसका मतलब क्या है, कार्बन परमाणु की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होता है। अर्थात जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो हम कहते हैं इनमें ध्रुवता आ गई, इनमें क्या आ गई, ध्रुवता आ गई। यानी कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हैलोजन पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जो बॉन्ड पेयर है वो किसकी तरफ खिसक जाएगा, हल्का सा हैलोजन की तरफ। हैलोजन की तरफ खिसकने के कारण क्या आ जाएगा, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। हम जरा और इसको गौर से देखते हैं। तो इसको गौर से देखने के लिए क्या होगा कि जो आपके पास ध्रुवता है तो इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आवरण। जो आपके पास एरो लग रहा है तो इसमें एक हमने क्रॉस लगा रखा है, ये इंडिकेट करता है कि विद्युत द्विध्रुव आवरण किधर से किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। यानी जो बॉन्ड पेयर है वो डिस्प्लेस हो रहा है किधर की तरफ, कार्बन से हैलोजन की तरफ। तो कार्बन हैलोजन बंध कैसा होता है, ध्रुवीय आबंध होता है। अब क्या है कि परमाणु आकार बढ़ने पर ध्रुवता का मान घटता है। क्या मतलब है इसका, जैसे ये आपके पास फ्लोरीन है, ये सबसे छोटा है ना, तो यहाँ पर क्या है, ध्रुवीयता सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे छोटा आकार है, आसानी से क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित है। अब ये फ्लोरीन का आकार जो आपको ये दिख रही है ना फ्लोरीन, यदि इसका आकार बढ़ा दें, मीन्स क्या है, इसकी जगह में यहाँ पर क्लोरीन लगा दें तो फिर क्या होगा, ये जो आपके पास ध्रुवता है ना थोड़ी सी घट जाएगी। देखिए कैसे, ये क्लोरीन का साइज बढ़ गया, जब क्लोरीन का साइज बढ़ गया तो हम ध्रुवता यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। यदि हम ब्रोमीन को लें तो ब्रोमीन का आकार और बड़ा होता है, तो इसका मतलब है ब्रोमीन का आकार बड़ा हुआ तो इसकी ध्रुवता और कम हो गई। इसका मतलब है, और यदि हम आयोडीन लें तो फिर क्या होगा, आयोडीन का साइज और बड़ा है तो इसमें यहाँ पर लगभग ध्रुवता 0 के आसपास हो जाती है। यानी बहुत आंशिक ध्रुवीय होता है, जिसको हम लगभग नगण्य भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ जाता है तो ध्रुवता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कार्बन तो सेम रहेगा सब में, लेकिन हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ ध्रुवता का मान कम हो जाता है। अब हम और डिटेल की बात करते हैं कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कैसे होती है। आप जानते हैं कि
पूरी आपके आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। और जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन रखा हुआ है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन रखा हुआ है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटते हुए क्रम में है। जब तो आपके पास ये है। इसके अलावा फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का है और आयोडीन सबसे बड़े साइज का है। तो हाइड्रोजन परमाणु का आकार सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे बड़ा किसका है? आयोडीन का। इस चित्र से देखिए, फ्लोरीन यहाँ पर सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे भी बड़ा है। तो इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ेगा, और हाइड्रोजन जैसे आकार बढ़ेगा तो वहां पर ध्रुवता कैसी हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आवंत लंबाई के हिसाब से देखें तो कार्बन हैलोजन आवंत की लंबाई में क्या होगा कि जो आपके पास क्या है, जो सी एफ बॉन्ड होता है, सी और एफ, सबसे छोटा आकार किसका है? एफ का। और सबसे बड़ा आकार किसका है? आई का। तो जो लंबाई है सी एफ बॉन्ड से लेके सी आई बॉन्ड तक लगातार बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? सी एफ बॉन्ड की लंबाई होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, और सी सी एल की कितनी होती है? 1.78 एंगस्ट्रॉम। सी बी आर बॉन्ड की कितनी होती है? 1.93 एंगस्ट्रॉम। और सी आई की कितनी होती है? 2.14 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार जैसे जैसे कार्बन हैलोजन आवंत की लंबाई बढ़ेगी वहां पर ध्रुवता का मान क्या होगा? निश्चित रूप से आवंत एंथैल्पी का मान घटेगा। आवंत एंथैल्पी का मान घटेगा तो आप जानते हो कि वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। यही कारण है कि जितने भी जो आपके एल्किल हैलाइड्स बनते हैं ना, वो हम प्रकाश में खुला छोड़ दें तो उनमें क्या होता है? वो फेडिंग हो जाता है थोड़ा सा, या हम कह सकते हैं कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और कई बार तो ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। आवंत सबसे कम एंथैल्पी किसकी है? सी आई की। और सबसे ज्यादा किसकी है? सी एफ की। कारण क्या है इसका? कारण है कि जो बॉन्ड लेंथ है आपके पास सबसे कम किसकी है? सी एफ की। सबसे छोटा आकार किसका है? एफ का। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? एफ की। यानी ये फैक्टर है, यहाँ पर 3 फैक्टर यहाँ वर्क कर रहे हैं। इसका आकार, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इसकी बॉन्ड लेंथ है और बैंड लेंथ है, तो इसकी जो आवंत वियोजन एंथैल्पी है वो भी लगातार घट जाएगी। इस प्रकार कार्बन आवंत प्रकृति के आधार पर हम द्विध्रुव का मान कैलकुलेट करें तो द्विध्रुव में थोड़ा सा एबनॉर्मल स्थिति आ जाती है CH3Cl का केस और CH3F के केस में। ये इसका कारण क्या होता है कि F पर केवल आपके पास जो है P उपकोष होता है, D नहीं होता, लेकिन Cl पर D होता है। तो थोड़ी सी यहाँ पर विद्युत जो द्विध्रुव का मान जो है थोड़ा सा Cl का ज्यादा होता है F के मुकाबले। तो कुछ विशिष्ट हम आवंत लंबाई, आवंत एंथैल्पी और द्विध्रुव आगमन को एनसीईआरटी की बुक से हमने एक सारणी ली है। एनसीईआरटी की बुक से एक सारणी ली है, उसमें ये मान दिए हुए हैं कि जो सबसे ज़्यादा आवंत लंबाई वाला वो CH3I है और सबसे कम वाला CH3F है। इस प्रकार आवंत लंबाई पिकोमीटर में और आपके पास आवंत एंथैल्पी और द्विध्रुव आगमन का मान आपके सामने एनसीईआरटी की बुक से हमने ले लिया है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, और तो वो टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि आज हम आपको एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इसमें कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10.4 पेज नंबर 333 पर। अपनी किताब का पेज नंबर 333 देखिए और उसका क्वेश्चन नंबर 10.4 देखिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास? निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा? अब देखिए, सर्वाधिक होने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास क्या है? ध्रुवता। यानी आपको पता है कि कार्बन और हैलोजन के ध्रुवता को कैलकुलेट करना होगा। किसकी है? इसमें कौन कौन सी पूछी है? एक तो पूछा है कि CH2Cl2 है आपके पास, हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। दूसरा पूछा है CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। और तीसरा पूछा है आपसे CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? अब इसको हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको। देखिए, हमारे पास पहला है CH2Cl2। इसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक क्यों है? इसका कारण क्या है कि जो दोनों CCl आबंध हैं, इनका आघूर्णों का परिणामी, दोनों CH आबंधों के परिणामी एक ही दिशा में कार्य करते हैं। अब यूं कहोगे आप जी कैसे कार्य करते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे, इसको समझाने के लिए हम फिगर की कल्पना आपके सामने करते हैं। ये देखिए जरा, ये कार्बन है और इससे एक ही लग गया क्लोरीन और एक ही लग गया क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन ये लगा। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसमें होगा क्या? सी से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? Cl की। तो Cl की तरफ आपके पास क्या होगा? इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऐसे CCl की तरफ होगा, तो जो एरो दिख रहा है ना आपको, C से Cl की तरफ और ये C से Cl, और आपने फिजिक्स में पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव जो होगा आघूर्ण वो एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इन दोनों के मध्य में इधर होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन के सापेक्ष कार्बन ज्यादा ऋणी है, तो इन दोनों का विद्युत ऋणात्मकता का
जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो रिजल्टेंट का होगा एक ही दिशा में होगा, और कितना होगा जरा इस फिगर से देखिए, ये दोनों का होगा 1.470 आपके पास डिवाइड। तो इस तरह से जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक ही दिशा में होता है, तो ये सर्वाधिक होता है। अब बात करते हैं जी CHCl3 का क्यों नहीं है। अब जरा CHCl3 की बात करते हैं। CHCl3 में दोनों CCl आवंत आघूर्णों का परिणामी तीसरे CCl आवंत आघूर्ण के विपरीत दिशा में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है जरा इस फिगर से देखिए। इस फिगर में ये जो C है आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ये C है और इससे एक Cl जुड़ रहा है, दूसरा Cl ये जुड़ रहा है और तीसरा Cl जुड़ रहा है और एक जुड़ रहा है हाइड्रोजन। अब देखिए ये जो C है और ये Cl है, तो इसमें आपके पास ध्रुवता किधर की तरफ है, Cl की तरफ। Cl ज्यादा ऋणात्मक है तो ये एरो का निशान हुआ C से Cl की तरफ। ऐसे ही C से Cl की तरफ हुआ तो परिणामी इन दोनों का बीच में हुआ। अब क्या है, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ क्या है आपके पास, द्विध्रुव है आघूर्ण, और इसका कहां पर है, Cl की तरफ है, तो इनका परिणामी इसके विपरीत होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की कंपेयर, यदि हम बात करते हैं पहले की, तो पहले की कंपेयर यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट ज्यादा है, यानी एक ही दिशा में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो कहां पर है, वो एक दिशा में होगा, विपरीत वाली दिशा में, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.122 डिवाइड। तो इस तरह से क्या होगा कि जो CHCl3 का आघूर्ण CH2Cl2 से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब CCl4 की बात करते हैं। तो CCl4 क्या करती, कैसी है, सममित। जब सममित होगी तो निश्चित रूप से इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। आप पूछ रहे होंगे कि सममित कैसे होगी, जरूर इस फिगर को देखिए। ये C है और इसमें Cl 4 और Cl जुड़ रहे हैं, तो 2 का रिजल्टेंट इधर डायरेक्शन में और 2 का रिजल्टेंट इधर डायरेक्शन में, तो दोनों बराबर हैं और विपरीत है। तो जब बराबर और विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य कर रहे हैं दोनों का, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों का शून्य हो जाएगा। यदि हम फिगर में देखें तो 4 Cl हमारे पास एक कार्बन से जुड़े हैं जो सममित रूप से हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो इस प्रकार हम फाइनली कह सकते हैं कि CH2Cl2 का जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि CH इनमें से किसका अधिक है, तो CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है, सर्वाधिक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके पास क्या होगा, अगला प्रश्न है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10.1 NCERT का पेज नंबर 307 पर, निकाल लीजिए। ये क्या है, C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचना बनाइए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवियों के नाम दीजिए और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए एक ऐसा प्रश्न है जो हमने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था। एक में तो हमने आपको बताया था कार्बन परमाणु की प्रकृति, जिसमें आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कैसे होते हैं। एक दूसरे वीडियो में आपको बताया था IUPAC पद्धति, और इस वाले वीडियो में आपको बताया समावयवता। तो इन तीनों वीडियो का मिक्स एक क्वेश्चन है आपके पास, तो कैसे होगा। देखिए इसमें C5H11Br, तो इसका मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला बन सकती है, क्योंकि आपको बताया 3 प्रकार के समावयवता ये प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ फिलहाल 2 का जिक्र करेंगे, प्रकाशिक समावयवता का नहीं करेंगे। तो C5H11Br के समावयवी 8 कैसे बनेंगे, देखिए। पहला 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन और Br कहाँ लगा दिया, नंबर 1 पर, तो क्या नाम बन गया, 1 ब्रोमोपेंटेन। और ये कौन सा है, CH2Br, आपको बताया था यह प्राइमरी। अगला 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है और Br यहाँ पर 1 पर था, यहाँ पर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 2 नंबर पर, तो क्या नाम बन जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ये कैसा है, द्वितीयक, क्योंकि CH लग रहा है। आपको कल बताया था कि यहाँ पर जो द्वितीयक होता है वहाँ पर बहुत सिंपल पहचान है, CH होता है और दोनों तरफ एल्किल समूह आते हैं। अब बात करते हैं इसकी तीसरी की। देखिए 1 2 3 4 5 पांचों की 5 कार्बन की चेन है और Br कहाँ पर लग रहा है, 3 नंबर पर लग रहा है, तो क्या नाम बन जाएगा, 3 ब्रोमोपेंटेन। और ये भी कैसा, द्वितीयक। तो पहला प्राथमिक हो गया, दूसरा द्वितीयक हो गया और फिर ये द्वितीयक हो गया। अब हम चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चौथा कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और एक हमने 5 कार्बन की चेन में से एक कार्बन को CH3 के रूप में ले लिया और Br की पोजीशन को सेम रखा। तो हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, 2 पर लग रहा है मैथिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, 2 मैथिल है, 1 पर ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। और ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, ये प्राथमिक है, क्योंकि देखिए आपको जो देखना Br देखना है कि ये किस कार्बन से लग रहा है। तो Br यहाँ पर लग रहा है इस कार्बन से पहले वाले से, और इस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आपको बता रखा है कि जहाँ CH2 आता है वहां पर प्राथमिक होता है, जहाँ CH होता है वहां द्वितीयक होता है, और जहाँ केवल C आता है वहां पर तृतीयक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये है CH2 और इसके साथ लग रहा है Br, तो ये प्राथमिक हो गया। अगला देखते हैं, 1 2 3 4
4 कार्बन की चेन है तो 1 पर Br लग रहा है और 3 पर क्या लग रहा है, CH3 लग रहा है, तो क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो और 3 मैथिल 3 मिथाइल और ब्यूटेन। और ये कौन सा ग्रुप है, ये भी प्राथमिक है, तो ये भी प्राथमिक हो गया, ये भी प्राथमिक हो गया। अगला देखते हैं, 1 2 3 4, 4 की चेन है और Br कहाँ लग रहा है, 2 नंबर पर, और CH3 कहाँ लग रहा है, 2 नंबर पर, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब देखिए इस कार्बन को, देखिए इस पर क्या कोई हाइड्रोजन है, गौर से देखिए इस कार्बन पर क्या कोई हाइड्रोजन है, नहीं है ना। देखिए ये एल्किल समूह लग रहा है, ये भी एल्किल समूह लग रहा है और ये भी एल्किल, तो ये क्या तृतीयक, बहुत सिंपल पहचान है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये तृतीयक, तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा आपके पास। अगला देखिए, अगला क्या है आपके पास, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और दोनों CH3 कहाँ पर आ गए आपके पास, दोनों CH3 आ गए आपके पास 2 नंबर पर, तो आपके पास 2 2 डाइमिथाइल और 1 पर है ब्रोमो और 3 पर, 3 कार्बन की चेन को कहते हैं प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगला देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 कार्बन की चेन। हाँ ऊपर वाले में देखिए एक और चीज आपको पूछा, ये कौन सा, ये प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक, तो देखिए CH2Br लग रहा है तो आपको ये प्राथमिक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें 4 कार्बन की चेन है, Br 2 नंबर पर आ गया है और CH3 इधर से देखें तो ये 3 नंबर पर है। अब आपको कल भी बताया था कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ प्रतिस्थापी समूह निकट है, तो Br जो प्रतिस्थापी समूह इधर से 2 नंबर पर है तो 2 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये कैसा है, ये CH देखिए इधर एल्किल समूह है, इधर एल्किल समूह है, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है आपके पास द्वितीयक, तो ये सेकेंडरी बन गया। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, फाइनली आंसर आएगा आपके पास, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2Br 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 1 डिग्री हो गया। दूसरा वाला 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 2 डिग्री हो गया। तीसरा वाला 3 डिग्री और 2 डिग्री हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। तीसरा वाला हो गया 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन और आपके पास ये 1 डिग्री हो गया। और ये आपके पास 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ये आपके पास 2 डिग्री हो गया। और 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये हो गया आपके पास 3 डिग्री। और 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये आपके पास हो गया 1 डिग्री। और ये लास्ट वाला जो है 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये हो गया 1 डिग्री। तो इस तरह से फाइनली हमने देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो आपसे पूछा C5H11Br के 8 समापयव लिखिए, 8 समापयव हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अगला बात करते हैं, एक और प्रश्न है आपके पास NCERT का, क्वेश्चन नंबर 10.6 है, पेज नंबर 334 पर। इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में आपको बताते हैं। C4H9Br के समापयव लिखिए। तो देखिए पहला 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 और Br नंबर 1 पर लग गया तो क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और फिर 4 कार्बन की चेन है, अब Br को नंबर 2 पर लगा दे तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा हम बताएं आपके पास 3 कार्बन की चेन है, Br नंबर 1 पर है तो क्या नाम बनेगा, और CH3 नंबर 2 पर है तो क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। चौथा हम बनाए इसका एग्जाम्पल, तो 3 कार्बन की चेन है जिसमें Br भी नंबर 2 पर है और CH3 भी नंबर 2 पर है, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है या कौन सा तृतीयक है, बताइए जल्दी से, आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, बताइए जल्दी से कौन कौन सा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक है। देखिए मिलाइए, तो आपके पास ये क्या है, प्राथमिक CH2Br लग रहा है, ये क्या है आपके पास द्वितीयक CHBr लग रहा है, ये क्या है प्राथमिक CH2Br लग रहा है, और ये देखिए C के साथ Br जुड़ रहा है, टर्सरी है। थैंक यू, आज के दिन इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।